नमस्कार, मैं पलक रघुवंशी और आप देख रहे हैं आयुष्मान, जहां हर एपिसोड में हम लाते हैं स्वास्थ्य से जुड़ी अहम जानकारी, आसान टिप्स और एक्सपर्ट्स की सलाह, ताकि आप और आपके परिवार की सेहत बनी रहे। आज हमारे साथ है डॉक्टर अजय हल्दर, जो बंसलियूज में गायनिकोलॉजी एंड पेल्विक सर्जन है। डॉक्टर अजय, आपका हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। नमस्कार पलक जी, मुझे आपके स्टूडियोज में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम जानेंगे प्रेगनेंसी के दौरान आने वाली अलग अलग परेशानियों के बारे में, साथ ही वो तरीके जो आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस में हमें इनसे निपटने के लिए आसान और सुरक्षित तरीके देते हैं, और हमें गाइड करेंगे डॉक्टर अजय। लेकिन शुरुआत करने से पहले मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। जब भी हम गायनिकोलॉजिस्ट का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में ज्यादातर एक फीमेल डॉक्टर की इमेज बन जाती है, लेकिन अगर हम फिल्म डॉक्टर जी की बात करें, जिसमें आयुष्मान खुराना ने एक्ट किया, जो भोपाल की बैकग्राउंड में एक मेल गायनिकोलॉजिस्ट में दिखाए गए थे, और अगर उनकी बात करें तो एक सवाल जो मन में बहुत ज्यादा आता है वो ये है कि क्या हमारी समाज में इस सोच को अपनाने के लिए तैयार है। धन्यवाद पलक जी आपके क्वेश्चन के लिए। मेरे हिसाब से जब मैं साइंटिफिकली सोचता हूँ एक मेडिकल फील्ड के बारे में, तो आपकी जो ट्रेनिंग है, आपके जो स्किल्स हैं, आपने जो मरीज़ों को देखने का जो आपका एक्सपीरियंस है, वो मायने रखना चाहिए। डॉक्टर का जेंडर स्पेसिफिकली मैं कहूँ बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखना चाहिए। और जहाँ तक एक्सेप्टेंस की बात है, तो देखिए, जो जनरल सर्जन्स होते हैं, यूरोलॉजिक सर्जन्स होते हैं और कोलोरेक्टल सर्जन्स होते हैं, ये मेल फीमेल दोनों ही होते हैं। और जो डॉक्टर अच्छी सर्जरी करता है, अपने मरीज़ों को बहुत प्यार से उन सर्जरी के पहले और बाद उनकी केयर करता है और ये परवाह करता है कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हों, ऐसे डॉक्टरों की आवश्यकता है। ये सोचना कि वो मेल है कि फीमेल है, मुझे ऐसा लगता है कि सोचना पड़ेगा इस बात में, बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होने की। बाकी एट द एंड ऑफ द डे ये पेशेंट का डिसीजन है, वो किसके पास दिखाना चाहता है, किसके पास नहीं। बिल्कुल डॉक्टर अजय, और एक अगला सवाल तो मेरा ये होगा कि सबसे प्रेगनेंसी की अगर हम बात करें तो सबसे बेसिक कॉम्प्लिकेशंस क्या आ सकते हैं, जो आम जनता है उनको अगर हम बताएं कि बेसिक कॉम्प्लिकेशन ये फेस करते हैं तो वो क्या हो सकते हैं। देखिए, प्रेगनेंसी एक नेचुरल फिनोमिनन है। जिसको प्रेगनेंसी है वो बीमार नहीं है, प्रेगनेंसी जिसको बोलते हैं। पर आजकल के मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से, आपके वर्किंग की वजह से, आपकी एक्सपेक्टेशंस की वजह से बहुत सारी नेचुरल चीज़ें भी हमें अननेचुरल या कॉम्प्लिकेशन की तरह हमें लग सकती हैं। तो जो सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं वो हम ट्राइमेस्टर्स, मतलब तिमाही के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। तो पहली तिमाही में जनरली अबॉर्शंस, प्रेगनेंसी का अपनी नेचुरल जगह पे ना होना, या यूटीआई इन्फेक्शंस होना, या कुछ ऐसी प्री एग्जिस्टिंग बीमारी, जैसे किसी को किडनी डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, या किसी और वजह से कोई दवाई ले रहा है, उसके कॉम्प्लिकेशंस बच्चे पे आना, या उसकी बनावट में खराबी हो जाना, ये सारी चीज़ें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कॉमनली होती हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर फिर अबॉर्शंस अपनी एक प्रॉब्लम है, जहाँ पे बच्चेदानी की बनावट की वजह से कई बार अबॉर्शंस होने लगते हैं, या मदर को ब्लड प्रेशर, शुगर, ये पहली बार डायग्नोसिस होता है और जिस वजह से बच्चे की ग्रोथ ठीक से नहीं हो पाती है। और आखिरी ट्राइमेस्टर में जाके, आखिरी तिमाही में जाके कॉम्प्लिकेशंस बच्चे में ज़्यादा देखे जाते हैं, जैसे कि बच्चे का वज़न ना होना, बढ़ना। तो इससे बहुत क्लोजली बच्चे को फॉलो करना और मदर को फॉलो करना, और जो भी सामने प्रॉब्लम आए उसको डील करना, यही हमारा अप्रोच रहता है। डॉक्टर अजय, हम प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं तो किसी भी महिला में सबसे बेसिक प्रॉब्लम पीसीओडी, पीसीओएस की हम देखते हैं, तो उसमें प्रेगनेंसी में कितना अफेक्ट पड़ता है पीसीओडी और पीसीओएस से? देखिए, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है। पीसीओडी और पीसीओएस एक आम प्रॉब्लम होती जा रही है और इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप प्रेगनेंसी के साथ है। सबसे पहले तो पीसीओडी में एग्स नहीं बनते हैं, तो फीमेल को प्रेग्नेंट होने में ही समय लगता है, और कई बार डॉक्टर के ट्रीटमेंट के बाद ही प्रेगनेंसी हो पाती है। और जब प्रेगनेंसी होती है उसके बाद भी अबॉर्शंस के रेट पीसीओडी, पीसीओएस में ज़्यादा है। वज़न ज़्यादा होने की वजह से या मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स होने की वजह से ऐसे विमेन में डायबिटीज़ का डायग्नोसिस या ब्लड प्रेशर इन प्रेगनेंसी, जिसे हम प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन कहते हैं, वो भी ज़्यादा होता है। और बच्चे का जो वज़न है
वो ब्लड प्रेशर की वजह से कम हो सकता है, या बहुत ही ज़्यादा डायबिटीज़ और बच्चे का वज़न बहुत ज़्यादा हो सकता है। डिलीवरी के दौरान वज़न की वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसे हम ऑपरेटिव डिलीवरीज़ के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो पीसीओडी मदर्स को बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करना पड़ता है और उनकी डिलीवरी बहुत क्लोजली हमें प्लान करना पड़ता है। डॉक्टर अजय, हम महिलाओं की बात करें तो सबसे ज़्यादा तो स्किन प्रॉब्लम्स प्रेगनेंसी के टाइम पे महिलाएं देखती हैं, तो ऐसी कौन सी बेसिक स्किन प्रॉब्लम्स हैं जो स्किन पे होती है और महिलाओं को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकती है? देखिए, प्रेगनेंसी अपने आप में एक एंड्रोजेनिक मतलब ये एक हार्मोनल चेंजेस लेकर के आती है, और इसमें कई बार बच्चे का जो हार्मोनल चेंजेस हैं, जैसे बच्चा अगर के अंदर जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं वही सेम चेंजेस मदर के अंदर आने लगते हैं, और वो हार्मोनल चेंजेस जो डार्कनिंग ऑफ द स्किन या गले के नीचे डार्कनेस आ जाना, और जो पेट से लेके नाभि तक का जो सेंटर वाला एरिया वहाँ डार्कनेस आ जाना, उसके बाद आता है स्ट्रेच मार्क्स, क्योंकि प्रेगनेंसी ऑल्दो 9 मंथ से बहुत जल्दी पेट का बड़ा होना होता है, तो उसमें क्या है, जो स्किन के नीचे की एरिया वो उसमें स्ट्रेचिंग होती है और फाइब्रोसिस होता है। तो स्ट्रेच मार्क्स बहुत कॉमन है, और ये आप सब जानते हैं कि प्रेगनेंसी में आजकल ये कंसर्न लोगों को रहता है कि स्ट्रेच मार्क हम कैसे कम करें। इसके अलावा जो प्रॉब्लमेटिक पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो है लिवर डिजीज़ एसोसिएटेड, जो लिवर में प्रेगनेंसी में कई बार लिवर सॉल्ट्स को प्रोसेस करने में दिक्कत आती है, तो फिर स्किन में खुजली होती है, और खुजली की वजह से जब हम पेशेंट बिना ट्रीटमेंट के या ठीक से नहीं ट्रीटमेंट लेते हैं, खुजली करते हैं, उसके ऊपर इन्फेक्शन हो जाता है, तो कई सीवियर पैरों में, थाइज में ब्लैक निशान पड़ जाना। सो दीज आर वेरी कॉमन प्रॉब्लम्स। इसके अलावा जो सीवियर प्रॉब्लम्स है, जैसे इस्टेब्लिश्ड प्रेगनेंसी सोरियासिस है, पेम्फिगस है, ये सारी बीमारी अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो प्रेगनेंसी में कई बार देखा गया है कि वो बढ़ जाती हैं। डॉक्टर अजय, हम वुमेन्स की बात कर रहे हैं, तो अगर कोई भी वुमेन है जिसको एनीमिया की प्रॉब्लम है या बीपी हाई या लो होता है, तो उसका कितना खतरा बढ़ सकता है प्रेगनेंसी में? देखिए, प्रेगनेंसी अपने आप में एक एनीमिया क्रिएट करने की सिचुएशन है, जहाँ पे एक औरत ऑलरेडी जिसको पीरियड्स आ रहे हैं उसके हीमोग्लोबिन कम की तरफ ही रहता है, पर जैसे ही प्रेग्नेंट होती है तो उसका पानी के अंदर, ब्लड के अंदर पानी की मात्रा और हीमोग्लोबिन की मात्रा दोनों ही बढ़ते हैं, बट जो पानी की मात्रा होती है वो हीमोग्लोबिन की मात्रा से ज़्यादा रहता है, तो उसको एक डाइल्यूशनल एनीमिया ऑलरेडी पेशेंट को हो जाता है। डाइल्यूशनल इन द सेंस कि पानी की मात्रा बढ़ने की वजह से उसका हीमोग्लोबिन डाइल्यूट हो जाता है। इसीलिए हमारी सरकार और सारी जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है पूरी कोशिश करती है कि मदर्स कम से कम 100 दिन का आयरन वो ज़रूर लें प्रेगनेंसी में, क्योंकि हमारे यहाँ महिलाएं ऑलमोस्ट 70% महिलाएं अनिमिक होती हैं प्रेगनेंसी के दौरान, और ऑलमोस्ट 20% विमेन सिवियरली अनिमिक होती हैं जिनका हीमोग्लोबिन 7 से भी कम होता है। तो ये एक सारे प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस इससे बढ़ जाते हैं, जैसे डिलीवरी के दौरान एक्सेसिव रक्तस्राव की वजह से मदर का सीवियर कॉम्प्लिकेशंस, आईसीयू में जाना, मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इवन जान की भी हानि होने का डर रहता है। बच्चे में भी एनीमिया की प्रॉब्लम आ जाती है, और ऐसा देखा गया है कि मदर्स जो एनीमिक हैं उनमें ब्लड प्रेशर, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन भी ज़्यादा होता है, और उनमें अगर सीवियर एनीमिया है तो एनीमिया की वजह से कार्डियक डिजीजेस भी होते हैं। तो एनीमिया एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको बहुत शुरुआत में ही उसको पकड़ना होता है, उसको प्रिवेंट करना होता है, और जब भी वो कोई एनीमिक फीमेल माता हमारे पास आती है, हम उनको बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हुए उनका एनीमिया ठीक करने की कोशिश करते हैं। और डॉक्टर अजय, जेनेटिक या क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज जो होती है उसको क्या बोल सकते हैं, और उसका टेस्ट किस तरह से किया जाता है? देखिए, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है। ज़्यादातर प्रेग्नेंट फीमेल्स ये सोचती हैं कि हमारा सब कुछ नॉर्मल है और हमारे फैमिली में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता, पर ये देखा गया है कि हमारी हम जिस रीजन में रहते हैं, हमारे देश के रीजन में रहते हैं, वहाँ पे थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया ये एक वंशानुगत प्रॉब्लम है जो हीमोग्लोबिन की बनावट में कमी की वजह या बनावट में जेनेटिकल प्रॉब्लम की वजह से होता है, जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर मदर फादर दोनों में ही इसके जीन्स हैं तो बच्चे में सिकल सेल थैलेसीमिया मेजर और या सिकल सेल डिजीज़ बच्चे में होता है, जिसमें बच्चा
उसको मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की ज़रूरत पड़ती है और बच्चा अपना पूरी तरह लाइफ जी भी नहीं पाता, उसके पहले उसकी लाइफ की हानि हो जाती है। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने में प्रेगनेंसी के दौरान जांच एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जब 21 नंबर का क्रोमोसोम में गड़बड़ी होती है और जेनेटिक मटेरियल ज़्यादा आ जाता है बच्चे में, उसके कई कारण हो सकते हैं। तो इसकी भी स्क्रीनिंग प्रेगनेंसी में हम रूटीनली करते हैं और ये सबसे कॉमनली होने वाला जेनेटिक क्रोमोसोमल प्रॉब्लम है जो डायग्नोस की जाती है। इसके अलावा अगर फैमिली में नोन कोई प्रॉब्लम है, जेनेटिक प्रॉब्लम है, उसको भी हम पेशेंट से हिस्ट्री लेके फिर मदर फादर की टेस्टिंग करके और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़े तो बच्चा जो पेट में है उसके मदर का पेट का पानी निकालने के बाद हम उसको भी जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं। तो ये कॉमन चीज़ें हैं। बाकी जो रेयर जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में फिर हमें जेनेटिसिस्ट से काउंसलिंग या उससे परामर्श लेना पड़ता है। डॉक्टर अजय, अगर हम यंगस्टर वुमेन्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा आजकल सिगरेट स्मोकिंग और जो ड्रिंकिंग वगैरह का कल्चर आ गया है, तो प्रेगनेंसी पे उसका कितना अफेक्ट पड़ सकता है? देखिए, हम सब जानते हैं कि सिगरेट और अल्कोहल ये हार्मफुल चीज़ें हैं और इसका लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बॉडी पे फ़र्क पड़ता है। मैं सोशल कल्चरल बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ मेडिकल प्रॉब्लम्स की बात करूँगा। प्रेगनेंसी में ये जो प्रॉब्लम है ये कई गुना बढ़ जाती है क्योंकि एक बच्चा है जो बहुत ही फास्ट ग्रो कर रहा है मदर के वूम के अंदर, मल्टीपल उसमें डिविजन्स हो रहे हैं। ऐसे में अगर कोई एक कार्सिनोजेनिक मटेरियल या कार्सिनोजेनिक चीज़ उसके माता के ब्लड में रहती है तो वो मदर को जितना इफेक्ट करे उससे कई गुना फास्ट बच्चे को इफेक्ट करता है। तो ये देखा गया है जो अल्कोहल पीने जो जहाँ प्रेगनेंसी के दौरान अल्कोहल लिया गया है उसमें सिवियर अल्कोहलिक सिंड्रोम के बच्चे पैदा होते हैं जिनमें सिवियर मेंटल एब्नॉर्मैलिटीज़ होती हैं और कई ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो ऑलमोस्ट सुधारना इम्पॉसिबल है। अल्कोहलिक मदर्स के बच्चे की वज़न बहुत कम होता है, उन्हें ब्लड प्रेशर की वजह से प्रेगनेंसी के दौरान डिलीवरी होती है, अवल नाल छूट जाने का डर होता है और कई बार बच्चे की हानि होने का, लाइफ की हानि होने का भी डर रहता है। तो ये तो सर्वथा प्रोहिबिटेड चीज़ है कि अगर कोई स्मोक और ड्रिंक करता भी हो तो प्रेगनेंसी में उसको 100% अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर अजय, ये एक अहम जानकारी है। और एक दूसरा सवाल, अगर हम डिलीवरी की बात करें तो नॉर्मल डिलीवरी और CS डिलीवरी में कितना अंतर होता है और उसमें माँ पर क्या असर पड़ सकता है? देखिए, नॉर्मल डिलीवरी एक नेचुरल प्रोसेस है जहाँ पे पूरा शरीर माता का 9 महीने वो तैयारी करता है, अपने खून को पतला रखता है, मसल्स को लूज धीरे धीरे हार्मोन्स करते हैं, बोन्स के बीच में जगह बनाई जाती है, धीरे धीरे बच्चा हड्डियों के नीचे से उतर के वो नॉर्मल डिलीवरी होती है। पर कई कारणों से कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से या बच्चे के वज़न ज़्यादा होने के या कम होने की वजह से या बच्चे की लाइफ के डर से सिजेरियन होते हैं। और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं WHO के हिसाब से कोई 15 से 20 या मैक्सिमम 22% केसेस में अगर सिजेरियन हो रहे हैं तो वो ठीक है, वो नेचुरल है और मदर को और बच्चे को सेफ रखने के लिए ये परसेंटेज सिजेरियन ठीक है और होना चाहिए। और सिजेरियन के बाद, नॉर्मल डिलीवरी के बाद मदर का जो रूटीन में वापस जाना जो है बहुत फास्ट हो जाता है। उनको यूरिन और मोशन और फीडिंग ये सब करने में बहुत आसानी होती है, पेन नहीं होता है और जल्दी से जल्दी वो अपने रूटीन काम में और अपने बच्चे और फैमिली की देखभाल के लिए वापस जा सकते हैं। पर सिजेरियन में ऐसा नहीं है। सिजेरियन में जो इन्फेक्शन, ब्लड लॉस के जो चांसेस हैं ऑलमोस्ट नॉर्मल डिलीवरी से ज़्यादा, डबल चांसेस हैं। इसमें एनेस्थीसिया की ज़रूरत पड़ती है, एनेस्थीसिया के अपने कॉम्प्लिकेशंस हैं और पेन जो पोस्ट डिलीवरी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी हैं। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे जैसे सिजेरियन रेट्स बढ़ रहे हैं हम ये देख रहे हैं कि अगली प्रेगनेंसी में जो होने वाले कॉम्प्लिकेशंस हैं जैसे कि प्लासेंटा प्रीविया, बच्चे की जो जिससे बच्चा चिपकता है माता से उसे आवलनाल कहते हैं, वो पिछले पुराने स्कार के ऊपर, पुराने जो इंसिजन है यूट्रस के ऊपर वहाँ बन जाता है और वो आवलनाल मदर के अंदर वो प्रवेश कर जाती है एज अ कैंसर और वो बच्चेदानी को भेदती हुई कई बार पेशाब की थैली में चले जाना या इनफैक्ट उसके भी बियॉन्ड वो चला जाता है। तो एक सिवियर लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है।
पर मेरा ये मानना है कि सिजेरियन ज़रूरी है मदर और बच्चे को सेफ रखने के लिए। तो सिजेरियन का इस्तेमाल मेडिकल कंडीशंस पे या मेडिकल एडवाइस पे ही करें। सिजेरियन को अपनी सहूलियत की वजह से या पेन ना हो इसकी वजह से इस्तेमाल न करें। और पेन नॉर्मल डिलीवरी में भी पेन ना होने के कई तरीके हैं। अपने डॉक्टर से बात करें कि आप पेनलेस डिलीवरी कैसे करा सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि सिजेरियन डॉक्टर के एडवाइस पे एक जुडिशियसली करें और जो मैक्सिमम फ़ायदा है मेडिकल साइंस का उसका उठाएं आप। जी डॉक्टर अजय, हम सिजेरियन की बात करें तो कौन से प्रिकॉशंस या सावधानी किसी महिला को लेना चाहिए और उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते होंगे जिसका किसी भी महिला को ध्यान रखना चाहिए? अभी मैंने पलक जी आपको अभी बताया कि सिजेरियन के दूरगामी उसके इफ़ेक्ट्स हैं जो लेटर प्रेगनेंसीज में बहुत उसमें फ़र्क पड़ता है। अगली डिलीवरी अगर 18 महीने के पहले अगर हो जाती है, प्रेग्नेंट औरत जल्दी प्रेग्नेंट हो जाती है या बहुत जल्दी जो 2 डिलीवरीज के बीच का जो इंटरवल है वो बहुत कम होता है, तो कई बार बच्चेदानी बढ़ती है और उस वजह से जो पुराना जो स्कार है, घाव है, वो भी नेक्स्ट लेबर के दौरान खुल जाने का डर रहता है। तो जिसको भी डिलीवरी हुई है, और मैंने आवल नाल की बात तो आपको बताई है, तो जिसका भी डिलीवरी सिजेरियन से हुआ है उसको एक अच्छे सेटअप में, एक अच्छे हॉस्पिटल में जहां 24 आवर सिजेरियन और 24 आवर सर्जरी की फैसिलिटी हो, एनेस्थीसिया हो, ऐसे अस्पताल में अपनी डिलीवरी करानी चाहिए और एक एक्सपर्ट गायनेकोलॉजिस्ट से अपनी डिलीवरी करानी चाहिए। और जहां तक डिलीवरी सिजेरियन से होने के बाद की बात है तो उसमें जो बच्चे की फीडिंग को स्टार्ट करने में थोड़ा समय लग जाता है बिकॉज ऑफ पेन, एनेस्थीसिया। इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि जितनी जल्दी हो सके बच्चे की फीडिंग स्टार्ट हो, क्योंकि बच्चे और मदर के बीच में जब बॉन्डिंग और फीडिंग नहीं हो पाती, सिजेरियन उसका एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है ना होने का। तो वो फिर बच्चे के दूरगामी इफ़ेक्ट्स होते हैं, फिर बच्चे को टॉप फीडिंग होती है और प्रॉब्लम होती है। इसको एक्टिवली मदर और बच्चे की अटैचमेंट के लिए ज़रूरी है कि आप इसको पूरी तरह ध्यान दें। दूसरा है मदर का जो ब्लैडर, मतलब जो यूरिन पास करना और उसके जो बाकी जो नॉर्मल प्रक्रिया है, खाना, उसको जल्दी रिटर्न होने में थोड़ा समय लगता है, उसमें भी ध्यान देना है। पेन रिडक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ब्लीडिंग के चांसेस सिजेरियन में ज़्यादा हैं, इसलिए डॉक्टर ध्यान रखते हैं कि कहीं एक्सेसिव ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, उसके लिए अलग से ट्रीटमेंट करना पड़ता है। बाकी जहाँ तक एक्सरसाइजेज है या वज़न कम करने के जो तरीके हैं, हम आफ्टर सिजेरियन वो 3 महीने के बाद ही हम शुरू कर सकते हैं और वो किसी एक्सपर्ट एडवाइस के बाद ही अपने एक्सरसाइजेस शुरू करें, अपने स्टिचेस का ध्यान रखते हुए। और डॉक्टर से अपने स्टिच जब भी डॉक्टर बुलाए वो चेक करना ज़रूरी होता है, क्योंकि सिजेरियन हो जाने के बाद भी 3rd, 4th, 5th, 6th डे पे स्टिचेस में पस पड़ना या उनका ठीक से हील ना होना, ये भी देखा गया है। तो डॉक्टर के और क्लोज एडवाइस में हमें रहना पड़ता है। बिल्कुल डॉक्टर अजय, और अगर हम आज की बात करें तो मेडिकल साइंस से पहले से काफी ग्रोथ कर लिया है, तो गायने में कौन कौन सी ऐसी नई तकनीकें आई हैं, जैसे 3D लेप्रोस्कोपी और रोबोटिक सर्जरी, ऐसी कई सर्जरी आई है, वो क्या होती है और प्रेगनेंसी में किस तरह से हेल्प करती है? देखिए, प्रेगनेंसी में इसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। मैं क्योंकि एक गायनेकोलॉजिस्ट भी हूँ, हम एक ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं हमें। ऑब्स्टेट्रिशियंस वो होते हैं जो ऑब्स्टेट्रिक्स मतलब प्रेगनेंसी को ध्यान देखते हैं और उनको ट्रीट करते हैं। गायनेकोलॉजी मतलब स्त्री रोग। तो बेसिकली स्त्री रोग में रोबोटिक सर्जरी, लैप्रोस्कोपी का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। आजकल एंडोमेट्रियोसिस नाम से प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा चिपकाहट होती है अंगों में और पेन और ब्लीडिंग की वजह से होती है और प्रेगनेंसी भी नहीं होती। ऐसे केसेस में ये देखा गया है कि अगर ये 3D लैप्रोस्कोपी द्वारा सर्जरी की जाए, एंडोमेट्रियोसिस को निकाला जाए, तो अंगों को चोट लगने की प्रॉब्लम्स बहुत कम हो जाती है और डिजीज़ का जो क्लियरेंस है, जो एंडोमेट्रियोसिस को जो अंदर से जो मैक्सिमल हम निकाल सकते हैं, वो 3D लैप्रोस्कोपी या रोबोटिक सर्जरी के द्वारा सबसे ज़्यादा इजीली निकाला जा सकता है और पेशेंट का जो आउटकम है या बाद में जो उसकी रिकवरी है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट और कंप्लीट हमें दिखती है। तो ये टेक्नोलॉजीज़ हैं जो आजकल सर्जरीज़ में हमें बहुत हेल्प करती हैं। बिल्कुल डॉक्टर अजय, हम 3D लेप्रोस्कोपी की बात करें, क्या इसका रिकवरी टाइम बाकी इससे कम होता है? डेफिनेटली लैप्रोस्कोपी अपने आप में रिकवरी इसमें काफ़ी तेज़ होती है, क्योंकि हम
पेट को नहीं खोलते हुए पेशेंट के अंदर बहुत छोटे छोटे छेद करके अंदर एक गैस के द्वारा पेट को बड़ा किया जाता है और फिर उसके अंदर कैमरे से देखा जाता है और पोजीशंस का इस्तेमाल करते हुए, इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हुए हम सर्जरी करते हैं। पेशेंट का जो अंदर का एक्सपोजर बाहर से नहीं होता है और मिनिमल एब्डोमिनल मतलब जो ऊपर के शरीर की ट्रॉमा मतलब उसको चोट लगती है, ऐसे कंडीशंस में पेन भी बहुत कम होता है और पेशेंट की जो रिकवरी है, हम मेजर सर्जरी के बाद भी मैक्सिमम 48 आवर्स में हम पेशेंट को डिस्चार्ज करने के लिए पेशेंट तैयार हो जाता है। तो 3D लैप्रोस्कोपी का या लैप्रोस्कोपी अपने आप में पेशेंट की रिकवरी टाइम को जल्दी करने में और पेन को कम करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जी डॉक्टर जी, अगर हम वुमेन्स की बात करें तो ऐसी कौन सी बेसिक समस्या है, बेसिक प्रॉब्लम्स है जिनमें सर्जरी की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है क्योंकि आजकल ये देखा गया है कि फीमेल्स में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं और मैंने अपने ही 20-21 साल के करियर में इन चीज़ों को बहुत तेज़ी से चेंज होते देखा है। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो मैंने अभी कहा आपको, एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस पहले हो सकता है कि पहले इसका डायग्नोसिस भी इतना आसान नहीं था क्योंकि अल्ट्रासाउंड, सीटी, एमआरआई इतनी इजीली अवेलेबल नहीं थे। अब एक महिला जिसको 3 महीने से ज़्यादा पेन है अपने निचले पेट में और जिसने ट्रीटमेंट लिया है उसके बाद भी उसका पेन नहीं जा रहा है, ऐसे महिला में ऑलमोस्ट 20% से 25% चांस है कि उसको एंडोमेट्रियोसिस है। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें जो महिला के यूट्रस के अंदर की जो एक परत होती है जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, वैसी ही एक एंडोमेट्रियम उसके पेट के अंदर भी बनती है। वो अंडाशय के ऊपर बन जाती है, आंतों के ऊपर बन जाती है और इनफैक्ट पेट की जो लाइनिंग है उसे हम पेरिटोनियम कहते हैं, उस पर भी बन जाती है और हर महीने उसमें से रक्तस्राव होता है और हीलिंग होती है, फाइब्रोसिस होता है। तो सारी चीज़ें आपस में आके ऐसे चिपकती हैं और शुरुआत में पेन पीरियड्स में रहता है पर ओवर टाइम ये देखा गया है कंटिन्यूअस पेन होता है और सिवियर पेन जो किसी भी मेडिकेशन से ठीक नहीं होता। इनफर्टिलिटी मतलब बांझपन बहुत कॉमन है इसमें, अगर ये यंग फीमेल्स में हो जाती है। कई बार इसमें ब्लैडर और कई कॉमनली जो रेक्टम मतलब जो मलाशय है उसमें भी ये एंडोमेट्रियोसिस प्रवेश कर जाता है और उसमें भी सर्जरी होना या की ज़रूरत या ब्लीडिंग होने लगती है। तो इन केसेस में ऐसा देखा गया है कि सर्जरी बहुत कॉमनली रिक्वायर्ड होती है और सर्जरी एक मोस्ट कॉमन मेथड है इस चीज़ से निजात पाने का। बाकी फाइब्रॉयड यूट्रस, एक्सेसिव ब्लीडिंग होना, एंडोमेट्रियल कैंसर, जैसे जैसे महिलाओं का वज़न एवरेज वेट बढ़ता जा रहा है, मीनोपॉज की जो एज है वो बढ़ती जा रही है, जैसे 50 के बाद 55 के बाद मीनोपॉज होना, वज़न बहुत ज़्यादा होना या HRT हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेना, कभी कभी वंशानुगत भी एंडोमेट्रियल कैंसर भी अपने आप में इसको बढ़ता हुआ देख रहे हैं हम बड़ी एज में, और इनमें भी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के द्वारा सर्जरी होती है और उसमें फिर उनके भी मात्राएं काफ़ी बढ़ रही हैं। तो बिल्कुल डॉक्टर जी, और हम बात करें तो महिलाओं को कैंसर की स्क्रीनिंग कब करानी चाहिए और ये किस तरह से की जाती है? आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। एवरेज महिला को जो कैंसर स्क्रीनिंग हम सजेस्ट करते हैं वो है सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग, ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग और एंडोमेट्रियल कैंसर स्क्रीनिंग। ये 3 कैंसर्स की स्क्रीनिंग संभव है। ओवरी का कैंसर भी होता है पर ओवरी का कैंसर क्योंकि अल्ट्रासाउंड और रूटीन अल्ट्रासाउंड में वो नहीं आ पाता, इसलिए हम सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें हम पैप्समियर के द्वारा या HPV वायरस की डिटेक्शन द्वारा हम बहुत आसानी से कर सकते हैं और कई देशों ने इस बीमारी पे कम्प्लीटली इसको कंट्रोल कर लिया है अपने स्क्रीनिंग के द्वारा। दूसरा है एंडोमेट्रियल कैंसर स्क्रीनिंग, जहाँ पे भी महिला को बड़ी उम्र में 40 साल के बाद इरेगुलर ब्लीडिंग हो, वहाँ पे एक एंडोमेट्रियल की बायोप्सी और एक ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड के द्वारा हम इसको स्क्रीन कर सकते हैं और बहुत ही अर्ली स्टेज में इसको ट्रीट कर सकते हैं। पर अगर इसको हमने नज़रअंदाज किया तो बच्चेदानी के बाहर फैलने का चांस बढ़ जाता है, जिसमें फिर रेडिएशन और ट्रीटमेंट फेलियर भी बहुत कॉमन है। तीसरा है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर हम सभी जानते हैं एक सबसे कॉमन कैंसर्स में से है महिलाओं में,
इसको सेल्फ एग्जामिनेशन या डॉक्टर द्वारा एग्जामिनेशन और मैमोग्राफी और अल्ट्रासाउंड के द्वारा स्क्रीनिंग की जाती है, जो 40 साल उम्र के बाद ज़रूर हमें शुरू कर देना चाहिए, और जिससे कि कैंसर रेट्स को कम किया जा सके, और अगर कैंसर पकड़ा भी जाता है तो अर्ली स्टेज में उसका ट्रीटमेंट की वजह से पेशेंट एकदम कंप्लीटली उससे रिकवर भी कर सके। बिल्कुल, धन्यवाद डॉक्टर अजय। दर्शकों को उम्मीद है आज का एपिसोड आपकी सेहत के लिए फायदेमंद साबित होगा। याद रखिए, सही जानकारी, सही फैसला और सही समय, यही है आयुष्मान। और धन्यवाद डॉक्टर अजय आपका। थैंक यू सो मच।